आईवीएफ का फुल फॉर्म बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसका ये मतलब होता है कि एग और स्पर्म बॉडी के बाहर निकलते हैं। आईवीएफ में कई तरह के मेजर रेवोल्यूशंस हुए हैं, जिसमें मैं फर्स्ट जो बोलना चाहूँगी वो इक्सी बोलना चाहूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और क्योंकि हम ये कहते हैं कि स्पर्म आते ही है, एग भी आते है, यूट्रस भी आता है। हम एग्स को बाहर निकालते हैं, हम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। इसलिए इसमें अननेचुरल वाला कुछ भी नहीं है। आईवीएफ इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संकोच से संवाद, जहाँ पे हम वैसे कन्वर्सेशंस करते हैं जो जनरली अनकंफर्टेबल होता है बट नेसेसरी। तो ऐसा ही आज मेरे पास एक टॉपिक है जो है आईवीएफ। आईवीएफ सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारे सवाल, टैबूज, कभी कभी शर्म भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंफ्यूजन, डर पैदा हो जाता है। जैसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके मन में सवालों के साथ साथ डर पैदा हो जाता है। बट आईवीएफ डरने की एक चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ मेडिकल प्रोसीजर जब नेचर को भी साइंस और मेडिकल की जरूरत पड़ती है। सो इन्हीं सारे सवालों को और इस डर का थोड़ा सा निवारण करने के लिए हमारे साथ है हमारे दो डॉक्टर्स, डॉक्टर शीतल जिंदल एंड डॉक्टर उमेश जिंदल फ्रॉम जिंदल आईवीएफ एंड संत मेमोरियल हॉस्पिटल, चंडीगढ़। So to begin with, let's welcome Dr. Umesh Jindal. So very warm welcome, doctor, and please let us know about your journey. I did my ND in 1980 from Postgraduate Institute, PGI Chandigarh, and then since 1990 I have been working in the field of infertility, and my first IVF baby was born in 96, and since then we have been working in the field of IVF and trying to treat the infertility patients. Wow, doctor, that's such a long journey and such a rich experience. A very warm welcome to Dr. Sheetal. Can you please let us know about your journey? So I am Dr. Sheetal Jindal. I did my MD from Shivaji University, Kolhapur, and after that I did my training from PGI Chandigarh as a senior resident. And after that I trained myself. I did fellowship in infertility for almost 2 years, followed by a specialized course in genetics. And since then, it's been around 18 years that I am in this field of infertility, with practicing IVF and helping patients get their babies. So both our doctors come with rich experience and they will help us to break the stigma around IVF. So thank you, doctor. Thank you for sharing your experience. Dr. Umesh, IVF के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल एंड स्टिग्मा लोगों के मन में होते हैं। कब चालू करना है, कैसे चालू करना है, बट उससे पहले कैन यू लेट अस नो कि आईवीएफ एक्चुअल में है क्या? हमें और हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं आप? आईवीएफ का फुल फॉर्म बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसका ये मतलब होता है कि एग और स्पर्म बॉडी के बाहर निकलते हैं। और ये शुरू हुआ था, द फर्स्ट बेबी, दुनिया का जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, दैट वाज इन 1978 इन यूके। ब्रेस्ट बेबी तो एक गलत शब्दावली बन गई है शुरू से, जो लोग यूज करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एग और स्पर्म को आईवीएफ लैब में मिलाया जाता है और ग्रोथ एक नेचुरल वे में होती है, और उसके बाद जो भ्रूण बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, उनको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता। सो डॉक्टर, आपने कहा कि फर्स्ट आईवीएफ से जो बेबी हुआ दैट वाज इन 1976। नो, 76 इन यूनाइटेड किंगडम, या यूके। तो तब से लेके अब तक आईवीएफ में क्या चेंजेस हुए हैं एंड मेडिकली हमने क्या क्या प्रोग्रेस की है आईवीएफ में? कैन यू लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल? देखिए, IVF इज अ फील्ड जो तब से देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड कि IVF इज लाइक अ टोटली डिफरेंट, इट्स अ स्पेशलिटी इन इटसेल्फ नाउ। IVF में कई तरह के मेजर रेवोल्यूशंस हुए हैं, जिसमें मैं फर्स्ट जो बोलना चाहूँगी वो इक्सी बोलना चाहूँगी, कि जो मेल इनफर्टिलिटी को डील करने के लिए आया था। तो कई बार इनफर्टिलिटी का रीज़न ये होता है कि मेल्स के स्पर्म्स कम हों, तो उस केस के अंदर नेचुरल फर्टिलाइजेशन काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज मेल्स के जो स्पर्म्स हैं दे हैव टू बी मिनियंस सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन हैपन। तो इक्सी एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसके अंदर हम
एक एक एग के अंदर, इसको बोलते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक एक एग के अंदर हम एक एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर बहुत कम शुक्राणु भी है मेल्स के, तो भी एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज एक ये आईवीएफ में मेजर एडवांटेज था, चेंज आया है जिसने इसकी जो आईवीएफ की जो फैसिलिटी है वो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ इनफर्टिलिटी कवर कर सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है कि यहाँ पर हम एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। तो जो कपल्स लेट्स से कि फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो है अगर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप उन्हीं फ्रोजन एम्ब्रियोज को फिर से यूज करके आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। विच मीन्स जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज एक्चुअली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव थिंग विच हैज हैपेंड इन आईवीएफ, कि आपको बार बार आईवीएफ पे खर्चा ना करके सिर्फ एम्ब्रियोज दोबारा से रखवाने हैं, जिससे जो आईवीएफ है दैट इज बिकम अफोर्डेबल टू लॉट ऑफ पीपल। बाकी जो थर्ड थिंग मैं ये कहूँगी कि आईवीएफ में जो लैब की कल्चर कंडीशंस हैं, आईवीएफ लैब विच इज़ द हार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ, उसमें भी जो कल्चर एम्ब्रियो की कल्चर कंडीशंस हैं, जो मीडिया है, डिस्पोजेबल्स हैं, उन सब में भी बहुत तरह की एडवांसमेंट आई है, जिसकी वजह से जो है जो सक्सेस रेट है वो बहुत ओवरऑल इम्प्रूव हो गया है। तो आई थिंक जो अब आईवीएफ इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इनफर्टिलिटी, नाउअडेज आईवीएफ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में भी आ गया है। कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी आप आईवीएफ करके अपने ही एग एंड स्पर्म से प्रेगनेंसी फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। बहुत सी जेनेटिक कंडीशंस जैसे जीन डिसऑर्डर में भी आईवीएफ के द्वारा हम फैमिली से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग अनवील पीजीपी। I think IVF is a field which is expanding in leaps and bounds and it is going to expand in the future. डॉक्टर, अगर कोई कपल ऑलरेडी प्लान कर रहा है एक प्रेगनेंसी बट दे आरंट एबल टू, सो ऐसे कौन से टाइम पे आपको लगता है कि उन्हें डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, दे शुड स्टार्ट कंसल्टिंग अ डॉक्टर? मैं पेशेंट को कहती हूँ कि अगर मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज से डील कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाना, बिकॉज आप जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही आपको हेल्प मिल सकती है। इनफर्टिलिटी को बहुत बार लोग स्टिग्मा समझते हैं एंड दे अप्रोच द डॉक्टर वेरी लेट। तो सीने का ही प्रक्रिया के करियर व्यापार है कि जितनी एज होते जाती है नेचुरली उसके जो एग्स नलेपन बढ़ते जाते हैं, तो कई केसेस में अपने एग से आईवीएफ करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक आप डॉक्टर के पास जल्दी विजिट करने आए, फिर आप देन यू कैन बी बेटर हेल्प्ड बाय द प्रोफेशनल्स। डॉक्टर, देयर इज अ फियर दैट आईवीएफ इज आर्टिफिशियल, तो आप हमारी जो पूरी ऑडियंस है उनको असिस्टेड रिप्रोडक्शन, सरोगेसी एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनके बीच का डिफरेंस और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे सकेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हम ये कहते हैं कि स्पर्म आपके ही है, एग भी आपका है, यूट्रस भी आप, एंड द प्रेगनेंसी ग्रोज इन द यूट्रस इन द सेम वे एज द नेचुरली कंसीव्ड प्रेगनेंसी ग्रोथ। तो इसलिए इसमें अननेचुरल वाला कुछ भी नहीं है। दे डोंट चेंज ओनली, जस्ट फैसिलिटेट द मर्शियल कंसेप्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूँगी कि आईवीएफ इज़ नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्शन। आपकी नेचुरल फर्टिलिटी कम गया एंड वी आर असिस्टिंग यू टू गेट प्रेग्नेंट, मीन्स हम आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो आईवीएफ होता है, आईवीएफ जैसे कि डॉक्टर जिंदल ने अभी बताया कि हम एग्स को बाहर निकालते हैं, हम स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं एंड लेबोरेटरी में आईवीएफ लेबोरेटरी के अंदर एग्स एंड स्पर्म्स को फ्यूज करते हैं और उनसे जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं उनको लैब में ग्रो करके थर्ड डे या फिफ्थ डे हम पेशेंट के यूट्रस में रखते हैं। इस टेक्निक को हम आईवीएफ बोलते हैं। जो आईयूआई होता है, आईयूआई में हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन तो फीमेल की बॉडी में होने देते हैं। आईयूआई में हम फीमेल को इंजेक्शंस देके या मेडिसिन देके इसलिए एग को नेचुरली अंदर ग्रो होने देती है। और उसके बाद जब एग मैच्योर हो जाता है उस टाइम हस्बैंड के जो बेस्ट स्पर्म्स हैं उनको वॉश करके यूट्रस में रखते हैं, विच मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नेचुरली ही बॉडी के अंदर हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस होता है आईयूआई एंड आईवीएफ में। और तीसरा आपने सरोगेसी जो पूछा, सरोगेसी इज टोटली डिफरेंट। सरोगेसी
करने के लिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, बट सरोगेसी इज़ कि आपने जो एग एंड स्पर्म है, लेट्स से किसी फीमेल का अगर यूट्रस नहीं है, यूट्रस एब्सेंट है, तो ऐसे केस में उसका एग उसकी बॉडी में, उसकी ओवरीज अगर उसकी बॉडी में है, तो इसका मतलब एग्स उसके अपने हैं, उसके हस्बैंड के हम स्पर्म्स यूज़ कर सकती हैं। तो उन एग्स एंड स्पर्म्स को यूज़ करके अगर उसका यूट्रस नहीं है तो माँ नहीं बन सकती, बट उसके एग्स और उसके स्पर्म्स को हम फ्यूज़ करके जो एम्ब्रियोज बनाते हैं, वो हम किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड मदर के, किसी थर्ड फीमेल के अंडर रखती हैं। तो एक तरह से जो उसका यूट्रस है, वो हमने आप ये कह सकते हैं, जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि आपने किसी का यूट्रस हायर किया है, कि वो आपका वो जो एम्ब्रियो को ग्रो करके बेबी बना के जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जिनका एग एंड स्पर्म हो, उनको दिया जा सकता है। तो सरोगेसी में आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, बट सरोगेट वो मदर है जो बेबी को ग्रो करके बड़ा करके उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे सकती। सो क्या इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग आईवीएफ करवाने से डरते हैं? इज इट समथिंग लाइक दैट? तो बिल्कुल। तो ठीक है, बहुत सारी एप्रीहेंशंस होके हैं पेशेंट को कि वो क्या होगा, कितने दिन इंजेक्शन लगेंगे, कितने दिन लाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या पेन होगा, नहीं होगा। तो ये तो बहुत से So doctor, can you take us through the IVF process in a simpler term ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ये प्रोसेस समझने में आसानी हो? आईवीएफ का जो प्रोसीजर है, इसके अंदर हम इंजेक्शन शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजेक्शंस हैं वो पीरियड्स के सेकंड डे से शुरू होते हैं। यूजुअली इंजेक्शंस डेली लगते हैं और डिफरेंट पेशेंट की बॉडी कंडीशन के हिसाब से यूजुअली 10 to 12 डेज के इंजेक्शंस होते हैं और वो इंजेक्शंस से आपके एग्स को ग्रो किया जाता है। तो जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद एक ओवम पिकअप का प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर पेशेंट को शॉर्ट एनेस्थीसिया देके वो एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो ये एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये सिर्फ शॉर्ट एनेस्थीसिया होता है एंड टोटल जो पिकअप होता है वो 30 मिनट्स में मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है। इट्स अ सेफ प्रोसीजर, बॉडी पे कोई कट नहीं आता एंड नीचे वजाइना के थ्रू ही ये पिकअप किया जाता है। उसके बाद उसी दिन जिस दिन फीमेल का पिकअप होता है, हस्बैंड स्पर्म्स देते हैं अपने, नेचुरली बिकॉज आईवीएफ कर रहे हैं तो वी नीड स्पर्म्स, तो एग एंड स्पर्म्स को फिर लेबोरेटरी में वेरियस टेक्निक से आईवीएफ या इक्सी द्वारा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वाई वी आर डूइंग आईवीएफ, तो उसके हिसाब से फिर एग एंड स्पर्म को फ्यूज़ किया जाता है और उसके बाद लेबोरेटरी में ही एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं। डे 2 तक पहले ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद डे 3 तक एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं और फिर डे 5 के एम्ब्रियो का नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है। और उसके बाद अगर सेम साइकिल में जब आपके अगर जिस साइकिल में आपके इंजेक्शंस लगे हैं, एम्ब्रियोज बनाए हैं और 5th डे अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। और अगर डॉक्टर को लगता है कि अभी इस बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना, तो वो डॉक्टर जो एम्ब्रियोज है आपकी फ्रीज़ कर लेता है। तो और उस केस में जो एम्ब्रियोज हैं वो बाद में डिफरेंट साइकिल में, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रखे जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। आजकल इंजेक्शंस भी जो आए हैं बहुत सेफ आ गए हैं हाँ। और बहुत फाइन नीडल होती है। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से अगर कोई अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो उसके प्रिपरेशन के लिए उनको क्या करना चाहिए? इज देयर एनी रिकमेंडेशंस यू वांट टू से? पेशेंट को एज सच तो बहुत ज़्यादा कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि अपना खाना-पीना ठीक करें, वेट ठीक करें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अगर पूरी भी हो और किसी तरह की भी साथ में एसोसिएटिंग प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाए। बाकी तो उनको थोड़ा मतलब यूजुअली जो फर्स्ट विज़िट होती है उस पे उनकी काउंसलिंग होती है, उनको बताया जाता है कि डिटेल में कि क्या होगा, क्या नहीं होगा और उसके बाद उनका एग्ज़ामिनेशन करके, अल्ट्रासाउंड करके हम आगे देखते हैं कि कैसे उनको आगे प्लान करना है, कैसे गाइड करना है। So डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अनकंफर्टेबल होते हैं कुछ कन्वर्सेशन बट नेसेसरी भी। एंड ये कन्वर्सेशन में आईवीएफ के रिगार्डिंग आपने जो हमें क्लैरिफिकेशन दिया है, उसकी वजह से आई डू बिलीव कि अब जो भी डर, कंफ्यूजन एंड सवाल पैदा हुआ है
जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी कपल्स जो IVF के बारे में सोच रहे थे, डेफिनेटली उनको उन सवालों का जवाब भी मिला होगा एंड दे वुड बी मच मोर कॉन्फिडेंट अहेड to go to their doctor and consult better. Thanks for watching our video. I am your anchor Sanyukta signing off for today. पर ऐसी हमारे साथ जुड़ी रहे संकोच से संवाद के साथ, सो आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे. थैंक यू.